कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने जानबूझकर हर बोनस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं स्कूल ब्यूटी एला से बहुत दूर प्लेस्ड हो सकूं। जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो एला का क्रू हमेशा की तरह मेरा मजाक उड़ाने आ गया। जैक, एला कह रही है कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया। बेहतर होगा तुम अपना पेपर ब्लैंक छोड़ दो, वरना तुम्हें उसके पैरों में गिड़गिड़ाने का दूसरा चांस कभी नहीं मिलेगा। पूरा ग्रुप जोर से हंस पड़ा। मैंने एला की तरफ देखा, उसके चेहरे से नफरत टपक रही थी। मैंने सिर हिलाया और कहा, गॉट इट। लेकिन अंदर ही अंदर मैंने सोचा, जिसे भी उसका लैपडॉग बनना है बने, आई एम डन। मैं मुड़ा और उसी वक्त अपने फैमिली बटलर को कॉल किया। उनकी फैमिली को मिलने वाला एक एक पैसा, सारा सपोर्ट कट ऑफ कर दिया और उन्हें सड़क पर फिंकवा दिया। एला ने गुस्से में मुझे 99 टाइम्स कॉल किया, मैंने एक भी कॉल भी नहीं किया। अब पैनिक कर रही हूँ? पहले ये सारी एनर्जी कहाँ थी? अपनी पास्ट लाइफ में मैं देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, और फिर भी मैं अपनी ही फैमिली के ड्राइवर की बेटी के पैरों में गिड़गिड़ाता था। उससे शादी करने के लिए मैंने वो कंपनी जो मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी थी, सीधा उसके हाथों में सौंप दी। उसने मेरे पैसे पानी की तरह बहाए और उसे किसी और से प्यार हो गया। उसने अपने बॉयफ्रेंड रोटन को खूब स्पॉइल किया। उसे अपनी कीमती लिटिल पेट की तरह ट्रीट करती थी, जबकि मुझे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी। उसकी शादी के दिन मैंने उसे कॉल करके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए थोड़े पैसे उधार मांगे। उसने कोल्ड टोन में कहा, इन सालों में तुम्हारा मुझसे चिपके रहना एक नाइटमेयर से कम नहीं था। जैक, हम सब पर एक फेवर करो और जाकर दोबारा जन्म ले लो। जब मैं मर रहा था तब फाइनली मैंने उस औरत को देखा जिसने मुझे पड़ा हुआ था, और समझ गया कि जिस एलीट एरिस को मैंने कभी रिजेक्ट किया था वो हमेशा से मेरा इंतजार कर रही। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो खुद को वापस हाई स्कूल के सीनियर ईयर में पाया। उस साल मेरी आंख लग गई थी और मैं अपने डेस्क पर सो गया था जब एला ने मुझे झकझोर कर जगाया। रायन का पेट खराब हो रहा है, जाओ उसके लिए कुछ एंटासिड्स ले आओ, फिर कैफेटेरिया से लंच ले आना, मीट ज्यादा लाना, वो बहुत स्कीनी है, उसे ज्यादा खाने की जरूरत है। रायन अपनी डेस्क पर ऐसे बैठा था जैसे वो कोई रॉयल्टी हो, और चारों तरफ से भीड़ उसे घेरे हुए थी। उसके पेट दर्द को लेकर ऐसे फंस कर रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो, और जाहिर है एला से ज्यादा किसी को परवाह नहीं थी। और मैं एला का ब्रेनलेस लैप डॉग था जो हर दिन क्लास में ऊँघता रहता था, अपना हर ब्रेक उसके लिए खाना लाने, ड्रिंक्स खरीदने और उसके छोटे मोटे काम करने में बिता देता था। अब जब मुझे पता था कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है तो एला का चेहरा देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। वो खुद को समझती क्या थी, मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रही थी। मुझे बस वहां खड़ा देखकर एला भड़क गई। क्या स्पेस आउट कर रहे हो? जाओ और जल्दी आना। वो रायन के पास गई और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। रायन ने मेरी तरफ देखा और एला से कहा, जैक को भेजना ठीक नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उसे ये सब करना पसंद है। अगर मैं उसे नहीं कहता तो वो अपसेट हो जाता, है ना जैक? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने एक हल्की सी स्माइल पास की, कुछ नहीं कहा और कैफेटेरिया की तरफ चल दिया। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 फुल मील्स लिए। पास ही खड़े एक क्लासमेट ने मुझे देखा और हल्की सी हंसी हंस दी। क्वीन के लिए फिर से लंच ला रहे हो? उसे रायन पसंद है। तुम्हें पता है ना कोई ऐसा जो उसके लेवल का हो? तुम्हारे जैसा नोबड़ी नहीं, मैंने फ्लैट टोन में पूछा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है एक नोबड़ी? उन्होंने स्नेयर किया। तुम एक सर्वेंट के बेटे हो, उसके साथ हर दिन स्कूल आते हो और सोचते हो कि तुम सच में उससे शादी कर सकते हो। वेकअप। तुम्हारे जैसा डम्ब और यूजलेस लड़का, तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके फैमिली सर्वेंट की तरह गुजार दोगे, उसके कपड़े धोते हुए, फर्श साफ करते हुए, उसके बच्चों के डायपर बदलते हुए। मेरे मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। एला ने तुम्हें बताया कि मैं एक सर्वेंट का बेटा हूं। मैं उसे पसंद करता था। यही इकलौता रीजन था जिसकी वजह से मैंने उसे अपनी प्राइवेट कार में हर रोज स्कूल आने दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे बाकी सबकी नजरों में एला एक अमीर हैरिस बन गई थी और मैं एक सर्वेंट का बेटा बन गया था। मुझे ऐसा सवाल पूछते देख दूसरे ने अपनी आंखें रोल की। वॉट, बस उसका लंच ठंडा होने से पहले वहां पहुंचा दो। वो फिर से हंसे। मेरे आसपास के लोग भी उनके साथ हंसने लगे। उस लैपडॉग पर हंस रहे थे, उस बेवकूफ पर हंस रहे थे जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी। बेबजी। जैक कैफेटेरिया से बाहर निकला लेकिन मैं वापस क्लास में नहीं गया। मैं फ्लावर बेड के पास बैठ गया और दोनों मील्स खुद ही खा लिए। मुझे याद भी नहीं था कि आखिरी बार मैंने ढंग का खाना कब खाया था। पैसों के बिना डिसेंट खाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हर बार मैं मार्केट बंद होने का इंतजार करता था और जो सब्जियां बाकी लोग छोड़ देते थे उनमें से चुनकर लाता था। मीट तो मेरे लिए किसी फैंटेसी से कम नहीं था। दोनों प्लेट्स खत्म करने के बाद भी मेरी भूख पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। जब मैं वापस क्लास में पहुंचा तो पहली बेल पहले ही बज चुकी थी। एला ने ऊपर देखा और चिल्लाई, तुम अभी अभी क्यों वापस आ रहे हो? मेडिसिन कहाँ है? कौन सी मेडिसिन? मैंने उसकी तरफ फ्लैटली देखा। वो सारी वार्मथ जो मैं उसे पहले दिखाता था अब गायब हो चुकी थी। एला मुझे स्पीचलेस होकर देखती रही। रायन के लिए एंटासिड्स। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके पेट में दर्द है।
तुम बहरे हो क्या? तुम एक सिंपल सी चीज भी हैंडल नहीं कर सकते? मैंने रायन की तरफ देखा, जो सच में पेल दिख रहा था। रायन मेरा लगता क्या है? मैं उसके लिए कुछ भी क्यों खरीदूं? रायन की फैमिली वेल ऑफ नहीं थी, लेकिन जब से वो और एला क्लोज हुए थे, वो उस पर जमकर अटेंशन लुटा रही थी। जब भी मेरे पिता मुझे कोई अच्छी चीज देते थे, एला उसे सीधा रायन को दे देती थी। यहाँ तक कि वो घड़ी जो रायन ने अभी पहनी हुई थी, वो भी उन दोनों ने मेरे कार्ड से खरीदी थी। मेरे पैसों का इस्तेमाल करके मेरी हर चीज को एंजॉय कर रहे थे और मुझे हायर्ड हेल्प की तरह ट्रीट कर रहे थे। एला ने कहा, जैक, तुम कोई सीन क्रिएट करना चाहते हो? इसे ऐसे ही जारी रखो और फिर मुझे तुम्हें इग्नोर करने के लिए ब्लेम मत करना। तुम बहुत जल्द मेरी माफी की भीख मांगोगे। मैंने उसकी तरफ देखा, लगभग अम्यूज होते हुए। मुझे आखिर तुम्हारी माफी की जरूरत ही क्यों है? मैंने क्या गलत किया? जब मैंने एला से बहस करने की हिम्मत की, तो बाकी सब मेरी तरफ देखने लगे। इसमें इतनी हिम्मत कब से आ गई? एला कॉट ऑफ गार्ड हो गई थी। वो मुझे घूर रही थी, उन सभी वक्त के बारे में सोच रही थी जब मैं उसके पास गिड़गिड़ाते हुआ था। उसने वार्न किया, ठीक है, तो आज दोपहर मेरे साथ घर वापस आने की जहमत मत उठाना। मैंने सिर हिलाया। श्योर। मैं अपनी सीट पर गया और बैठ गया, जैसे उसकी बातों का मुझ पर कोई असर ही नहीं हुआ। बस एक कैजुअल एफर्टलेस अग्रीमेंट। ब्री, जो रायन बगल में बैठी थी, तुरंत बीच में बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी जैक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बस कुछ मेडिसिन खरीदनी थी, तुम इतना भी नहीं कर सके? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि रायन की तबीयत ठीक नहीं है? मैंने उसे एक कोल्ड लुक दिया, तो तुम जाकर ले आओ। बरी पूरी राइचियस इंडिग्नेशन के साथ भड़क गई। वो तुम्हारा जॉब है। मैं क्यों जाऊं? मेरा रायन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मेरा जॉब कैसे हुआ? ब्री ने मेरी तरफ इशारा किया। तुम एला की फैमिली सर्वेंट हो, मुझे लगता है तुम यही सब करते हो। इस बात ने मुझे भड़का दिया। मैं एला की तरफ मुड़ा। क्या तुम लोगों को ये बताती फिर रहे हो कि मैं तुम्हारा फैमिली सर्वेंट हूं? जब मेरी नजरें उस पर पड़ी तो एला हल्की सी फ्लिंच कर गई। जाहिर है उसने सीधे तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा था। लोगों ने बस उसे हर दिन एक लग्जरी कार में आते देख ऐसा मान लिया था। उसने कभी उन्हें करेक्ट भी नहीं किया था। वो कभी किसी को नहीं बताती थी कि उसके पिता सिर्फ एक ड्राइवर थे, कि वो एक ड्राइवर की बेटी थी। अब किसी तरह मैं ही सीन क्रिएट करने वाला बन गया था। एला चलकर मेरे पास आई। वो मेरे बगल में बैठ गई। ठीक है, मेडिसिन को भूल जाओ, मैं खुद ले आऊंगी। उसे लगा कि ये सिंपल जेलसी है। मेरा रायन के लिए कुछ भी करने से इनकार करना सिर्फ उसके लिए मेरी तड़प थी। उसने मेरी तरफ देखा। तो खाना कहाँ है? मेडिसिन नहीं लाई, ठीक है, लेकिन तुम कम से कम लंच तो लाए होगे, है ना? किसी ने उसे पहले ही बता दिया था कि उन्होंने मुझे 2 ट्रे लेते देखा है। मैंने शांति से कहा, मैंने वो खा लिया। क्या? तुमने दोनों खा लिए? वो लगभग पर्सनली ऑफेंडेड लग रही थी। मैंने सिर हिलाया। आगे बैठे बच्चे पीछे मुड़े और डिस्गस्ट के साथ देखने लगे। तुम क्या हो, कोई जानवर? तुमने 2 पूरी ट्रेस खत्म कर दी। वो एला के जूते चाटने और मुझे नीचा दिखाने के आदी थे, और पहले मैं ये सब बर्दाश्त कर लेता था। वो एला का क्रू थे और मैं उनकी गुड बुक्स में रहना चाहता था, इस उम्मीद में कि वो मेरे लिए कोई अच्छी बात कहेंगे। अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज्यादा ही टॉलरेंट हो गया था। जब भी एला उन्हें कोई ट्रीट देती थी, तो उसके पैसे मेरी ही जेब से जाते थे। मैंने शांति से कहा, मैंने अपने खुद के पैसे खर्च किए हैं। 2 ट्रे, 20 ट्रे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिवाय मेरे। आगे बैठे बच्चे चुप हो गए। उनके एक्सप्रेशंस डार्क हो गए थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, उसके खुद के पैसे? क्या एला की फैमिली उसके पास मौजूद हर चीज के पैसे नहीं देती? लेकिन एला पहले ही गुस्से से उबल रही थी, खास तौर पर इस बात को लेकर कि मैं उसके लिए लंच नहीं लाया था। उसने कुछ नहीं खाया था। गुस्सा फूट पड़ा। जैक, ये सब तुमने खुद ही शुरू किया है, उसने कहा। देखते हैं तुम इसे कब तक जारी रख पाते हो। वो खड़ी हुई और अपना सामान उठाया। फिर बीआई से कहा, मेरे साथ सीट बदल लो, तुम इसके बगल में बैठो। हर बार जब वो अनहैप्पी होती थी, तो ये उसकी पनिशमेंट होती थी, मेरे बगल में बैठने से इनकार करना। आखिरकार मैंने उस सीट के लिए भीख मांगी थी। वो मेरी ट्यूटर होने वाली थी, मेरे बगल में बैठती ताकि वो मुझे पढ़ने में हेल्प कर सके। लेकिन पीछे मुड़कर देखूं तो उसने मुझे कभी एक बार भी ट्यूटर नहीं किया था। उसने बस हमेशा मुझे ऑर्डर्स दिए थे। उसे लगा कि इस मूव से मैं घबरा जाऊंगा। मैं नहीं घबराया। मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। एला ने कुछ नहीं खाया था। रायन अभी भी अपने पेट दर्द से परेशान था। वो पास ही बैठी थी, डार्क एक्सप्रेशन के साथ, खिड़की के पास से मुझे घूर रही थी। इस बार एला सच में फ्यूरियस थी। वो पहले ही प्लान कर रही थी कि जब मैं रेंगते हुए वापस उससे माफी मांगने आऊंगा तो वो क्या करेगी। स्कूल के बाद मेवा गेट पर वेट कर रही थी। मैं बिना दोबारा सोचे सीधा उसकी तरफ चला गया। अब तक पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि मैंने एला से पंगा लिया है। हर कोई मुझे मुंह के बल गिरते हुए देखने का वेट कर रहा था। जब मैं बिना किसी हेसिटेशन के अंदर गया, तो विस्पर शुरू हो गई। क्या उसने उसके लिए लंच खरीदने से इनकार नहीं किया था? और अब वो उसकी कार में फ्री लोडिंग कर रहा है, एक सर्वेंट का बेटा जो यंग मास्टर की तरह एक्ट कर रहा है। एला अभी तक आई भी नहीं है और वो बस खुद ही अंदर चला गया। एला कुछ ज्यादा ही पेशेंट है। अगर मैं उसकी जगह होता तो उस अनग्रेटफुल छोटे से नोबडी को बहुत पहले ही निकाल देता। मैंने एक एक शब्द सुना। मुझे कोई परवाह नहीं थी।
मैं अपनी सीट पर बैठा और ड्राइवर से कहा लेट्स गो। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मिस एला अभी तक यहाँ नहीं आई है, थोड़ा वेट करते हैं। कभी कभी एला को स्टूडेंट काउंसिल की वजह से देर हो जाती थी। मैं हमेशा वेट करता था। उसने आज भी वही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उसकी बजाय मैं उसे चलने के लिए कह रहा था। ड्राइवर मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा था और असल में एला की साइड ले रहा था। मुझे लगभग हंसी आ गई। अंकल स्टीव, मेरे पिता का एक ही बच्चा है। मैं हमारे यहाँ यंग मिस कब से आ गई? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? अंकल स्टीव ने कंसर्न के साथ कहा। परेशान मत होइए, मैं उससे बात कर लूंगा। रहने दीजिए, बस ड्राइव करिए। मैं उसके साथ राइड नहीं करना चाहता और मैं उसे और नहीं देखना चाहता। अंकल स्टीव हेसिस्टेट हुए, अपनी जगह से नहीं हिले। वो किसी और से बेहतर जानते थे कि मैं उनकी बेटी के सामने कैसे झुक जाता था। हर बार जब वो कुछ कहती थी तो मैं कभी पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें लगा कि अगर वो मुझे इग्नोर भी कर दें तो ज्यादा से ज्यादा मैं यही करूंगा कि एलिस मुझे थोड़ा बहुत डांट लेगी। उन्होंने तो पहले ही ऐसा फ्यूचर इमेजिन करना शुरू कर दिया था जहां मैं फैमिली फॉर्च्यून इनहेरिट कर लूंगा और उनकी बेटी को सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने बहुत पहले ही खुद को सिर्फ एक ड्राइवर के तौर पर देखना बंद कर दिया था। वो तो पहले से ही फादर इन लॉ का रोल प्ले कर रहे थे। आप ड्राइव करने वाले हैं या नहीं? मैंने फ्रॉम किया। मेरे पिता असल में उन्हें कुछ वक्त से निकालना चाहते थे। बात फैल गई थी कि अंकल स्टीव साइड में गैम्बलिंग कर रहे थे। मेरे पिता किसी ऐसे इंसान को आसपास रखना कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। लेकिन तब मैं अपना दिमाग खो चुका था। मैंने हर बार उन्हें डिफेंड किया था, उन्हें काम पर रखा क्योंकि जब तक वो रहेंगे एला भी रहेगी। मैंने उनकी खूब तारीफें की थी, सबको बताया था कि वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। यही इकलौता रीजन था जिसकी वजह से उनके पास अभी भी ये जॉब थी। और अब वो अपने खुद के एम्प्लॉयर की बात भी नहीं सुन रहे थे। वो आ गए। जैसे ही अंकल स्टीव ने गेट पर एला को देखा, वो कार से बाहर कूद पड़े। एला रायन के साथ चलकर आई, अपने हाथ से उसे सहारा देते हुए। अंकल स्टीव ने दरवाजा खोला। एला रायन को अंदर बिठाने के लिए आगे बढ़ी। एला के लिए मेरी फीलिंग्स की वजह से बस उसे अपने करीब रखने के लिए मैंने रायन को हर रोज साथ आने दिया था। ड्राइवर पहले रायन को ड्रॉप करता था और फिर हमें घर ले जाता था। और सुबह मैं जल्दी उठता था सिर्फ रायन को पहले पिक करने के लिए। इससे पहले कि रायन अंदर आ पाता मैं बोल पड़ा, क्या किसी ने ये नहीं कहा था कि वो आज मेरे साथ राइड नहीं कर रही है? और फिर भी वो यहाँ मेरी कार के पास है। देख रही भीड़ को यकीन नहीं हो रहा था। जैक की प्रॉब्लम क्या है? वो एला की कार है, राइट? वो उसे अंदर नहीं आने दे रहा है। वो सब एक साथ बात करने लगे। एला ने मुझे घूरा। उसका एक्सप्रेशन स्टिफ था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि आज मुझे क्या हो गया था। मैं उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दे रहा था। क्या तुम्हें यह सब करना जरूरी है? मैंने लंच के लिए तुम्हें माफ करने का फैसला किया है जैक। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। अपने आप घर जाओ, मेरे साथ राइड मत करो। एला का चेहरा पीला पड़ गया, फिर लाल हो गया। वो जानती थी कि सबकी नजरों में वो अमीर लड़की थी। अगर वो इस कार में नहीं चढ़ी तो उसकी पूरी इमेज चकनाचूर हो जाएगी। इसलिए उसने हाथ अंदर डाला और मुझे कार से बाहर खींच लिया। फिर रायन को अंदर जाने में हेल्प की। एला डोंट पुश इट। मैं मानूंगा कि उसने सच में मुझे परेशान कर दिया था। मैं पहले की बहुत सी बातें भूल चुका था, लेकिन अब उसका चेहरा देखकर मैं सच में नहीं समझ पा रहा था कि मैंने कभी उसे कैसे बर्दाश्त किया था या उसे प्यार करने लायक समझा था। एला ने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसे रीजनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने पिता की तरफ मुड़ी। ड्राइव। अंकल स्टीव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मैं फुटपाथ पर खड़ा रह गया। देख रही भीड़ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो जोर से हंस पड़े। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इतना अनरीजनेबल होने का यही अंजाम होता है। मैंने अपना फोन निकाला। ये फोन एला ने खुद खरीदा था, एक सस्ता सा नोकिया, ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 रुपयों का। उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने उसे वो एकदम नया आईफोन दे दिया था जो मेरे पिता ने मेरे बर्थडे पर दिलवाया था और बदले में ये कबाड़ ले लिया था। तब मुझे लगा कि ये उसकी प्राइड को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। अब इस फोन के नम पर धब्बे को घूरते हुए मुझे लगभग हंसी आ गई, लेकिन मैंने अपने पिता को कॉल किया। एक पल बाद मेबा वापस घूमकर आई। वो गेट पर आकर रुकी। अंकल स्टीव अनकंफर्टेबल दिखते हुए बाहर निकले। यंग मास्टर, साफ था कि उन्हें अभी अभी अच्छी खासी डांट पड़ी थी। इन्हें बाहर निकालो, मैं इनके साथ राइड शेयर नहीं कर रहा हूँ। अंकल स्टीव कार की तरफ मुड़े। एला पहले ही रायन को बाहर आने में हेल्प कर रही थी। दोनों ही कॉट ऑफ गार्ड थे। रायन डरा हुआ लग रहा था। जैक, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एला के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। वो हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छी रही है। एला ने उसे हाथ से रोका। रहने दो। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले मैं अंदर बैठ गया। इससे पहले कि हम वहां से निकलते मैंने शीशा नीचे किया, स्माइल किया और एला को एक छोटा सा वेव दिया। बाय। रियरव्यू मिरर में अंकल स्टीव की नजरें मुझसे मिली। उन्होंने जाहिर तौर पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना आगे जाऊंगा। यंग मास्टर, उन्होंने संभलते हुए शुरुआत की। आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, इसे ज्यादा दिल पर मत लीजिए। मैं एला को आकर माफी मांगने के लिए कहूंगा। हालांकि बिना राइड के उसे शायद बस लेनी पड़ेगी। पता नहीं वो किस वक्त घर पहुंचेगी। बाकी सब बस ले सकते हैं, वो क्यों नहीं ले सकती? अंकल स्टीव, क्या आप भूल गए हैं कि आपके पेचेक पर साइन कौन करता है?
अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप जॉब छोड़ने के लिए आज़ाद हैं, मुझे लेक्चर दे रहे हैं। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी के पास मेरे परिवार के पैसों पर हाथ साफ करने का चांस है। उन्होंने मुझे अपने एम्प्लॉयर की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया था। अगर मैंने अपने पिता को कॉल नहीं किया होता तो वो बिना दूसरी बार सोचे मुझे वहीं खड़ा छोड़कर चले गए होते। अंकल स्टीव तुरंत चुप हो गए। घर वापस आकर आंटी चैन मुझसे दरवाजे पर मिली। यंग मास्टर, आप अकेले वापस आए हैं, मिस एला कहाँ है? इस घर में अब कोई मिस एला नहीं है, मैंने कहा। आंटी चेन ने पलकें झपकाईं। यंग मास्टर को आखिरकार कब अकल आ गई? मैंने एला को इतने लंबे समय तक इतने अच्छे से ट्रीट किया था कि वो और उसके पिता दोनों ही पूरी तरह से अपनी जगह भूल चुके थे। आंटी चेन ने कई बार कुछ कहना चाहा था, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की क्योंकि वो जानती थीं कि इससे मैं अपसेट हो जाऊंगा। अब मेरे मुंह से ये सुनकर वो सच में इमोशनल हो गई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। घर के सारे स्टाफ में से वो हमेशा मेरे साथ सबसे ज्यादा काइंड रही थी, लेकिन पहले क्योंकि वो एला के आसपास की चीजें मैनेज करती थी, मैंने बेवजह उनसे नाराजगी पाल ली थी। मेरी पास्ट लाइफ में एला के घर का कंट्रोल लेने के बाद आंटी चैन वो पहली इंसान थी जिसे उसने बाहर निकाला था। सब कुछ याद करके अब उनकी तरफ देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैंने उनसे कहा। जी बिल्कुल। ओह, मिस सोफिया यहाँ आई है, क्या मैं उन्हें वापस भेज दूँ? सोफिया अक्सर घर आती थी, लेकिन क्योंकि मेरे पिता ने उन्हें मेरे लिए अरेंज किया था और मैं एला को लेकर ऑब्सेस्ड था, मैंने सोफिया के होने से ही नफरत की थी। हर बार जब वो आती थी मैं उससे मिलने से इनकार कर देता था। मैं बस किसी से कहकर उसे वापस भेज देता था। आखिरकार हम मुश्किल से ही कभी एक दूसरे से मिले थे, लेकिन जब मैं मर रहा था तो वो उसके ही लोग थे जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वो कभी नहीं भूली थी कि वो मेरी फियांस थी। मैंने आंटी जेन को रोका। मैं उससे मिलूंगा। वो कहाँ है? बैकयार्ड में स्नोबॉल के साथ खेल रही है। मैं बैकयार्ड की तरफ गया और देखा कि सोफिया स्नोबॉल को खाना खिला रही है। मैं खुद वो कुत्ता चाहता था, लेकिन एला ने कहा था कि उसे कुत्ते पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके पास जाना बंद कर दिया था। फिर भी यहाँ सोफिया थी, जो स्नोबॉल के साथ पूरी तरह से एट ईज थी। वो अपने स्कूल की ब्लू यूनिफॉर्म में थी, दुनिया की सबसे ऑर्डिनरी चीज, और फिर भी उसमें वो स्टनिंग लग रही थी। मरने से पहले मैंने उसके बारे में जो सुना था, उसके बारे में सोचकर, एक ऐसी औरत जिसके पास सब कुछ था, जिसने वो सारे साल अकेले गुजारे थे, मेरी आंखें लाल हो गईं। सोफिया ने स्नोबॉल को सहलाना खत्म किया और ऊपर देखा। मैं दरवाजे पर खड़ा था। उसने मेरे आने की आवाज नहीं सुनी थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, फिर खुद को रोका, ये याद करते हुए कि मैं उसे हमेशा कितना पसंद करता था, और रुक गई। यंग मास्टर जैक। सोफिया खूबसूरत थी, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा कंपोज्ड थी। वो मेरी ही उम्र की थी, फिर भी वो खुद को ऐसे कैरी करती थी जैसे कोई MID 20S में हो, और एकेडमिकली उसने पूरे प्रोविंस में टॉप रैंकिंग हासिल की थी। वो एक ऐसी इंसान थी जिसे एला बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एला हमेशा कहती थी कि सोफिया की सक्सेस सिर्फ प्रिविलेज का प्रोडक्ट है, कि उसकी फैमिली ने उसे हर रिसोर्स और एडवांटेज दिया था। यही इकलौता रीजन था जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी हो सकती थी। अगर मेरे पास वो सब होता जो उसके पास है, तो मैं भी उतनी ही अच्छी होती। हर बार जब सोफिया के ग्रेड्स आते थे, एला अपनी इरिटेशन नहीं छिपा पाती थी, और मैंने उस फीलिंग को खुद पर हावी होने दिया था। मैंने भी सोफिया को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ईमानदारी से सोचूं तो हमने मुश्किल से ही कभी बात की थी। उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। इस बार मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा और शांति से पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी? बस आपको देखने आई थी, सोफिया ने कहा। जब मैंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने बड़ी ग्रेसफुली सिचुएशन को समझा। मुझे पता है आप मुझे यहाँ नहीं चाहते, मैं चलती हूँ। उसने मुझे देखने की उम्मीद भी नहीं की थी। वो सच में बस स्नोबॉल के लिए आई थी। मेरा बाहर आना ही उसके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा था। वो जाने ही वाली थी। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मैं बोल पड़ा, क्या तुम डिनर के लिए रुकना चाहोगी? सोफिया फ्रीज हो गई। उसने मेरी तरफ जेन्युइन सरप्राइज के साथ देखा। क्या ये ठीक रहेगा? शाम की धूप मुझ पर पड़ रही थी, जो हर चीज को सॉफ्ट कर रही थी। ऑफ कोर्स इट इज। एला अभी तक वापस नहीं आई थी। वो रायन को ड्रॉप कर रही थी। पास्ट में मैं बिना किसी सवाल के उसके लिए डिनर होल्ड कर देता। मुझे इतनी जल्दी खाने के लिए तैयार देखकर आंटी चैन सरप्राइज्ड थी। क्या मिस एला का वेट नहीं कर रहे हैं? किस लिए? घर का स्टाफ मुझे एला के इर्द गिर्द घूमता देखने का इतना आदी हो चुका था कि अब जब मैंने वो बंद कर दिया था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आंटी चेन ने ज्यादा जोर नहीं डाला। ऑफ कोर्स मैं सब तैयार करवाती हूँ, और हाँ, अंकल स्टीव को बता देना कि उन्हें कल या फिर कभी भी काम पर आने की जरूरत नहीं है। आंटी चेन रुकी और खुद को संभाला। ये पूछना उनकी जगह नहीं थी। अंडरस्टूड। एला के पिता को ऑफिशियली निकाल दिए जाने के बाद मैं फाइनली डाइनिंग रूम में बैठ गया। सोफिया मुझे चोरी छिपे देख रही थी। जैसे ही मैं बैठा उसने जल्दी से दूसरी तरफ देख लिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी फ्लस्टर्ड होगी। इससे मेरा मन उसे थोड़ा टीज करने का हुआ। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? क्या मैं दिखने में इतना बुरा हूँ? मेरे ग्रेड्स भले ही खराब हों, लेकिन मैं दिखने में तो ठीक ठाक हूँ।
अगर एला ने मुझे उस तरह से नीचे नहीं खींचा होता तो मेरा यह हाल कभी नहीं होता। सोफिया मेरी तरफ मुड़ी। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से काम था। आप नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो उसके कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे। मैं मुस्कुराया। बाय द वे, मैंने सुना है तुम्हारे ग्रेड्स इनक्रेडिबल हैं। वो मेरे उसके साथ इतने वार्म होने की आदी नहीं थी। वो ठीक ही हैं। उसने कहा, क्या तुम किसी अच्छे ट्यूटर को जानती हो? मुझे सच में एक रिकमेंडेशन की जरूरत है। एला पर भरोसा करना जाहिर तौर पर अब कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार मैं ये मानकर अपनी जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजारने वाला था कि मेरे पिता मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने मुश्किल से ही कभी कोई टेक्स्ट बुक खोली होगी, जबकि मेरे पास अभी भी चांस था। मैं इसे ठीक करने वाला था। सोफिया के कनेक्शंस थे। एक ट्यूटर जिसे वो रेकमेंड करेगी वो शायद सच में किसी लायक होगा। एक ट्यूटर? एला का क्या? उसने सुना था कि मेरी ट्यूटर एक क्लासमेट थी जिसकी वजह से एला इतने वक्त से मेरे घर पे रह रही थी। उसे निकाल दिया गया है क्योंकि एला ने कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं की थी। मुझे पढ़ाने के लिए उसके पास जीरो पेशेंस था और मैंने उसे जो भी पैसा दिया था वो पूरी तरह से वेस्ट हो गया था। सोफिया सरप्राइज लग रही थी। मैं साफ तौर पर सीरियस था। ये कोई मजाक नहीं था। उसने अपना ग्लास उठाया और एक घूंट लिया, खुद को स्टडी करते हुए। मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है। मैंने हमेशा बस खुद ही पढ़ाई की है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं हर दिन आकर आपको खुद ट्यूटर कर सकती हूँ। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं हाँ कहूंगा। ये देखते हुए कि मैंने पहले कभी उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली थी। डिनर पर इनवाइट किया जाना ही उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। इसलिए जब मेरा चेहरा ऐसे खिल उठा तो वो इसके लिए तैयार नहीं थी। रियली? सोफिया ने सिर हिलाया, मेरे रिएक्शन से लगभग फ्लस्टर्ड होते हुए। आप जब भी रेडी हो। एब्सोल्युटली, मैंने जेन्युइन खुशी के साथ कहा। ऑफ कोर्स, मैं बस तुम्हारा स्टडी टाइम नहीं लेना चाहता। ये नहीं लेगा, सोफिया ने कहा। उसका चेहरा काम था लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सॉफ्टनेस थी जिसे मिस करना मुश्किल था। इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पहले ही पूरा हाई स्कूल करिकुलम खत्म कर चुकी थी और उसकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट गारंटीड थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, इस डर से कि कहीं मैं पीछे ना हट जाऊं। तो फिर थैंक यू, मैंने कहा। मेरे ग्रेड्स बहुत खराब है, बस मुझ पर गिव अप मत करना। एला के ग्रेड्स भी अच्छे थे लेकिन उसमें पेशेंस की एक बूंद भी नहीं थी। अगर मुझे पहली बार समझाने पर कुछ समझ नहीं आता था तो वो मुझ पर चिल्लाने लगती थी। मेरे ग्रेड्स असल में पहले एवरेज थे। उसकी ट्यूटरिंग में वो और खराब हो गए थे और उनके साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी चला गया था। मैं ऐसा नहीं करूंगी, सोफिया ने कहा। तो फिर मैं स्कूल के बाद आ जाया करूंगी। हम दोनों वहां डिनर पर बैठे थे। सोफिया शांत थी। मैंने अपने चॉपस्टिक्स उठाए और कुछ खाना उसकी प्लेट में रख दिया। मेक योरसेल्फ एट होम। फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। और ठीक उसी वक्त एला अंदर आई। वो अभी अभी रायन को ड्रॉप करके आई थी। उसे पहले ही अपने पिता के बारे में खबर मिल चुकी थी और उन्होंने उसे अच्छी खासी सुना दी थी। वो अंदर आई तो देखा कि मैं उसके बिना खाना खा रहा हूँ। हर डिश को पहले ही छुआ जा चुका था। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली और खाना जारी रखा। एला मुझसे अपने पिता के बारे में कन्फर्म करने आई थी लेकिन फिर उसने सोफिया को वहां बैठे देखा। ये यहाँ क्यों है? उसने विजिबली अनॉयड होते हुए कहा। पहले मैं एला को खुश रखने के लिए हर दूसरी लड़की से दूरी बनाकर रखता था। हर बार जब सोफिया आती थी तो मैं उसे बिना देखे ही वापस भेज देता था। और अब वो यहाँ मेरी डिनर टेबल पर थी। वो मेरी गेस्ट है, मैंने कहा। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? एला धीरे से बैठ गई और मुझे देखने लगी। तुमने उसे यहाँ सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए इनवाइट किया है ना? वो हर कंपटीशन में हमेशा सोफिया से नफरत करती थी। जब तक सोफिया का नाम टॉप पर रहता था, फर्स्ट प्लेस उसकी पहुंच से बाहर था। सोफिया शांति से बैठी रही, कुछ नहीं कहा। मैंने एला की तरफ देखा। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो एला। तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि वो मेरी पूरी दुनिया है। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दे दिया था। लेकिन एक दूसरा चांस मिलने पर जब भी मैं उसकी तरफ देखता था तो मुझे सिर्फ डिस्गस्ट फील होता था। किसी ऐसे इंसान से प्यार करने ने मुझे हमेशा नीचे ही गिराया था। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे किसी और लड़की के साथ देखकर तुम अपसेट हो जाओगी जैक, तो तुम सच में हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी में हो। मैं तो असल में यही चाहती हूँ कि तुम किसी और के करीब जाओ। कम से कम तब तुम मेरे पास आकर मुझे परेशान करना तो बंद कर दोगे। इसके साथ ही वो उठी और सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। मैं स्पीचलेस था। जैसे ही एला गई मैंने सोफिया के एक्सप्रेशन में आए बदलाव को नोटिस किया। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा उसके चेहरे से गुजरा था। उसकी बात मत सुनो, मैंने जल्दी से कहा। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था कि वो इसे गलत तरीके से नहीं लगी। लेकिन सोफिया ने कुछ नहीं कहा। वो शांत हो गई थी। उसकी वार्मथ एक नोटिसेबल चिल में बदल गई थी। डिनर के बाद मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। घर जाते वक्त अपना ख्याल रखना। ओके। वो बिना एक और शब्द कहे चली गई, हमेशा की तरह शांत। मैं वापस अंदर गया। एला सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने अपनी यूनिफॉर्म जैकेट बदल ली थी और सिर्फ एक शॉर्ट स्लीव शर्ट पहनी हुई थी। उसने जो कुछ भी बुरा किया था उसके बावजूद वो सच में खूबसूरत, सॉफ्ट लुकिंग, लगभग जेंटल थी। इसी तरह तो उसने मुझे पहले बेवकूफ बनाया था। अब एला मेरी तरफ मुड़ी और बोली, तुमने मेरे पिता को क्यों निकाला?
उसने सोफिया के सामने ये बात नहीं छेड़ी थी। वो किसी को भी ये नहीं जानने दे सकती थी कि वो सिर्फ एक ड्राइवर की बेटी है। सोफिया के सामने सीन क्रिएट करना उसके लिए ह्यूमिलेटिंग होता। क्या मुझे एक ड्राइवर को निकालने के लिए तुम्हें सफाई देने की जरूरत है? वो मेरे पिता हैं, एला ने कहा। आज जो भी हुआ वो मेरा फैसला था, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। अगर तुम किसी को पनिश करना चाहते हो तो मुझे करो, गो अहेड, मुझे भी निकाल दो। फायर शब्द ने मुझे एक सेकंड विंड दी। मैंने उसकी तरफ देखा खुशी से। तुमने अभी क्या कहा? एला ने मुझे घूरा। तुम्हें हमेशा से लगता है ना कि मैं स्टूपिड हूँ। फाइन, इट्स ओवर, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। मैं कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूंगा। जब से तुमने मुझे ट्यूटर करना शुरू किया है मेरे ग्रेड्स और खराब ही हुए हैं। फ्रैंकली, मैं तुम्हें जो पे कर रहा हूँ तुम उसके लायक नहीं हो। एला को लगा मैं ब्लफ कर रहा हूँ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में ऐसा करने वाला हूँ। तुम्हारे ग्रेड्स खराब हैं क्योंकि तुम कोप अप नहीं कर पा रहे हो। मैं रायन को एक प्रॉब्लम समझाती हूँ और वो तुरंत समझ जाता है। और तुम होपलेस हो। ये मेरी गलती है कि मैंने कोशिश भी की। अगर तुम कोई दूसरा टीचर भी रख लोगे तब भी यही होगा। कोई तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता। प्रॉब्लम तुम हो। वो अभी भी ये सब मुझ पर डाल रही थी। मेरे घर से निकल जा जैक। एला की भौहें तन गईं। तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तुम हमेशा बस मेरे पीछे भागने के बारे में सोचते हो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारे ग्रेड्स एक डिजास्टर है। तुम आखिर बात क्या कर रही हो? एला ने एक कोल्ड हंसी हंसी। तुम्हारे ये छोटे मोटे गेम्स, तुम बस इस बात से जेलस हो कि मैं और रायन क्लोज हैं। तुम्हें बुरा लग रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। मैं बस स्कूल पर फोकस करना चाहती हूँ और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। भले ही तुम अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन भी ना पढ़ो, तुम्हारी फैमिली का पैसा सब कुछ संभाल लेगा। इसलिए मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। मैं सच में स्टन था। फिर मुझे समझ आया। एक साथ होने के बारे में किसने कहा? एला, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। एला को बस यही लगा कि मैं स्टबन हो रहा हूँ। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर तुमने सोफिया को फिर से डिनर पर इनवाइट किया तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूंगी। वो मुई और सीधा अपने कमरे में चली गई, अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद करते हुए। काफी टेम्पर्ड है, जैसे ये उसी का घर हो। मैं अपने कमरे में गया और आंटी चेन को कॉल किया। कल एला का सामान उसके कमरे से बाहर निकाल दीजिए। इस घर में ऐसे किसी इंसान के लिए कोई जगह नहीं है जो मुझ पर हावी होना चाहता हो। मैंने आंटी चेन से सोफिया का नंबर लिया और उसे सेव कर लिया। फिर मैंने उसे एक मैसेज भेजा, क्या तुम ठीक से घर पहुंच गई? कोई रिप्लाई नहीं आया। अगली सुबह मैं अपने वक्त पर उठा। रायन के लिए कोई अर्ली पिकअप नहीं। मैं फाइनली तब तक सो सकता था जब तक मैं रेडी ना हो जाऊं। मुझे लगा एला जा चुकी होगी। इसके बजाय वो डाइनिंग टेबल पर बैठी मेरा वेट कर रही थी। मैंने एक सीट ली और अपना ब्रेकफास्ट शुरू किया। हर दिन भाग दौड़ कर रायन को पिक करना। मैंने महीनों से घर पर ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। अब मैंने ऊपर देखा तो एला वहां बैठी वेट कर रही थी। उसके चेहरे पर वही स्टबन एक्सप्रेशन था। अभी भी उसे लगता था कि वो मुझे बेवकूफ बना सकती है। मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया और बाहर निकल गया। एला ठीक मेरे पीछे आई। नया ड्राइवर पहले से ही वहां था और उसने मेरे लिए दरवाजा खोला। मैं अंदर बैठ गया। एला मेरे पीछे अंदर आई। मैंने उसकी तरफ देखा। एला, क्या तुम ही नहीं थी जिसने कहा था कि वो मेरे साथ राइड नहीं कर रही है? मुझे कल का एक एक शब्द याद है। एला ने अपने होठ भींचे और कुछ नहीं कहा। अगर उसके पिता ने उसे मामला शांत करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया हुआ तो वो ऐसा कभी नहीं करती। थोड़ा सा पैसा आ गया है और उसे लगता है कि वो लोगों पर रौब झाड़ सकता है। वो खुद को समझता क्या है, लेकिन उसके पिता को अभी भी जॉब की जरूरत थी। मैंने उस पर और वक्त बर्बाद नहीं किया, बस ड्राइवर से हमें स्कूल ले जाने के लिए कह दिया। मैं बाहर निकला। एला मेरे पीछे पीछे आई। हम हमेशा रायन के साथ ही पहुंचते थे। आज उसने बस ली थी। एला को देखकर वो दौड़ता हुआ आया। उसकी नजरें मुझ पर पड़ी। कल के सीन ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। एक सर्वेंट का बेटा एला के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। हमें एक साथ आते देख उसने पूछा, तुम दोनों में सुलह हो गई? मैंने दोनों में से किसी पर ध्यान नहीं दिया। मैं सीधा अंदर चला गया। एला ने मुझे जाते हुए देखा, फ्राउन करते हुए, क्योंकि मैं उसके लिए एक पल भी नहीं रुका। उसके साथ बहस करने लायक कुछ भी नहीं है, उसने रायन से कहा। रायन ने सिर हिलाया। जो भी हो, एक सर्वेंट के बेटे को तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट करने देना? तुम कुछ ज्यादा ही पेशेंट हो। लोग बातें कर रहे हैं एला। वो कह रहे हैं कि जैक ही असली यंग मास्टर है। उन्हें इग्नोर करो, एला ने कहा। मेरे पिता और जैक का अच्छा रिलेशनशिप है। उन्होंने मुझसे जैक का ख्याल रखने को कहा था। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। ये बात सेंसिबल लगी। अगर ये उसके पिता के लिए था तो रायन थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैं क्लास में पहुंचा। ब्री पहले से ही वहां मेरी सीट ब्लॉक किए खड़ी थी। हटो, मैंने कहा। बीआरई ने ऊपर मेरी तरफ देखा। तुम में काफी हिम्मत है। कल तुम बस एला और रायन को गेट पर छोड़कर चले गए और ड्राइवर को जाने के लिए कह दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से हंसा। मेरी कार, मेरी मर्जी। तुम कौन हो फिर से बताना? मेरे कॉन्फिडेंस ने सबको कॉट ऑफ गार्ड कर दिया। क्या तुम कह रहे हो कि वो मेबैक तुम्हारी है और किसकी होगी? मैंने फ्लैटली कहा।
ब्री ने एक छोटी सी हंसी हंसी। प्लीज, हम सब अच्छे से जानते हैं कि तुम कौन हो, जैक। तुम्हें लगता है तुम यहाँ यंग मास्टर बन सकते हो? रियली? बात यह है कि वो ड्राइवर तुम्हारा पिता है, तुम्हारी पूरी फैमिली जंग्स के लिए काम करती है। एला बस इतनी काइंड है कि वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती, वरना वो तुम्हें बहुत पहले ही बाहर फेंक चुकी होती। अपनी किस्मत को और मत आजमाओ। ब्री रायन के क्लोज थी, जो हमेशा एला के आसपास रहता था। जब उसने इस तरह से कहा तो लोगों ने उसकी बात मान ली। एला और रायन क्लासरूम के दरवाजे पर दिखाई दिए। एला का एक्सप्रेशन टाइट था, क्योंकि ब्री ने जो अभी कहा था वो असल में मुझ पर नहीं बल्कि उस पर अटैक था। वो चलकर ब्री के पास गई। अपनी सीट पर वापस जाओ। ब्री ने एला को एक रिलक्टेंट लुक दिया, साफ तौर पर उसकी नाराजगी को महसूस करते हुए, और अपना सामान हटा लिया। एला फिर से मेरे बगल में बैठ गई। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके मूवमेंट्स मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखते थे। वो टीचर्स की फेवरेट थी और सब उसे पसंद करते थे। कोई भी उसके सीट चेंज करने पर सवाल नहीं उठाता। बरी वापस रायन के बगल में बैठ गई, अभी भी सर कर रही थी। उसने रायन से कहा, एला कर क्या रही है? जैक उस पर हावी हो रहा है और वो अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। वो लिटरली अब उसके घर पर रह रहा है। उसके पिता ने उससे उसका ख्याल रखने को कहा था। रायन ने कहा, बस इतनी सी ही बात है, इसका कोई और मतलब मत निकालो। ओह, ब्री ने कहा, अब समझ आया। उसने तो असल में ये दावा किया था कि वो कार उसकी है। एला का फोन जाहिर तौर पर एक्सपेंसिव है और वो रायन को जो गिफ्ट्स देती है वो भी सस्ते नहीं होते। लेकिन जैक का फोन बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और वो रिच बॉय प्ले करना चाहता है। कौन यकीन करेगा इस पर? मैंने चुपचाप अपना फोन चेक किया। सोफिया का फाइनली रिप्लाई आया था, एक शब्द में, या एकदम आइस कोल्ड। कल वो वार्म थी और उससे बात करना आसान था। फिर वो गई और डिस्टेंट हो गई, और उसने कल रात मेरे भेजे मैसेज का अभी अभी रिप्लाई किया था। एला ठीक मेरे बगल में बैठी थी और उसने मेरी स्क्रीन पर एक झलक देख ली थी। कॉन्टेक्ट नेम सोफिया। वो फ्राउन करने लगी। कुछ भी साफ तौर पर नहीं बदला था। फिर भी कल से ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी तरह से एक अलग इंसान हूं। मैं बाहर निकालता हूं, अपना फोन निकाला और सोफिया को एक मैसेज भेजा, आज दोपहर ट्यूटरिंग के लिए आ रही हो ना? उसका रिप्लाई जल्दी आ गया, एक शब्द, यस। काफी था। मैंने अपना फोन रख दिया। मैंने क्लास में पूरी तरह से खुद को झोंक दिया, एक ऐसा फोकस जो मुझ में पहले कभी नहीं था। लंच के वक्त रायन एला को लेने आया। उसने अपने आप मेरी तरफ देखा। तुम खाने नहीं जा रहे हो? मेरे आज के फोकस ने साफ तौर पर उसे कंफ्यूज कर दिया था। क्लास में कोई झपकी नहीं, और अब मैं बेल बजने के बाद भी ध्यान से अपने नोट्स ऑर्गेनाइज कर रहा था। एक वक्त था जब मेरे दिमाग में उसके सिवा कुछ नहीं होता था। मेरे भी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब मैं सीरियसली पढ़ाई करता हूँ। मुझे क्लास के बाद भी बिजी देखकर एला क्यूरियस होकर पूछे बिना नहीं रह सकी। मैंने ऐसा रिएक्ट किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, उसे सीधे इग्नोर कर दिया। रायन ने एला की तरफ देखा। अगर वो नहीं जा रहा है तो हम चलते हैं, हम उसके लिए कुछ ले आएंगे। रहने दो, मैंने कहा। रायन एक अच्छा इंसान था, कम से कम सब उसे ऐसा ही मानते थे। यहाँ तक कि जब दूसरे मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते थे तब भी रायन डिसेंट रहता था। लेकिन मैं किसी का कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। मैंने अपना सामान करीने से समेटा और खड़ा हो गया, लेकिन अपने रास्ते चला गया। रायन एला के साथ चलने लगा। उसे क्या हो गया है? वो तो पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। तुमने क्या किया? एला भी उतनी ही कंफ्यूज थी। वो भी ये समझना चाहती थी। नॉर्मली वो चाहे कितनी भी कोल्ड क्यों ना हो, मैं हमेशा एक नीडी छोटे कुत्ते की तरह रेंगते हुए उसके पास वापस आ जाता था। लेकिन कल से उसने कुछ भी अलग नहीं किया था, और फिर भी मैं यहाँ ऐसा बर्ताव कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रायन ने कहा, बाय द वे, क्या तुम उसे इस वीकेंड अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही हो? इस वीकेंड एला का बर्थडे था। पिछले साल उसने इंपीरियल व्यू होटल में सेलिब्रेट किया था। मैंने सब कुछ बुक किया था, हर डिटेल ऑर्गेनाइज की थी, और उसे स्कूल से जिसे चाहे इनवाइट करने की छूट दी थी। एक रात लाखों खर्च हुए थे। जिस भी क्लासमेट ने अटेंड किया था सबने उसकी खूब तारीफ की थी। एला की बर्थडे पार्टी में इनवाइट होना एक ऑनर माना जाता था। इस साल भी कुछ अलग नहीं था। मैंने कई दिन पहले ही सब कुछ अरेंज कर लिया था। अगर मैंने उसे निकालने वाली बात नहीं कही होती तो एला ने इसके बारे में दोबारा सोचा भी नहीं होता। लेकिन कल और अब आज की मेरी इस कोल्डनेस के बाद वो परेशान हुए बिना नहीं रह सकी। अगर मैं नहीं आया तो क्या वो पार्टी कर भी पाएगी? उसने मुझे जाते हुए देखा और खुद को शांत करने के लिए कहा, ज्यादा मत सोचो, वो आएगा। वो हमेशा आता है। वो मेरा बर्थडे कभी मिस नहीं करेगा। हो सकता है ये पूरा कोल्ड एक्ट किसी सरप्राइज का बिल्डअप हो। वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। वो आएगा, उसने रायन से कहा, या रायन ने सहमति जताई। उसने कभी कोई मिस नहीं किया है। उस दोपहर एला और रायन का एक स्कूल इवेंट के लिए रिहर्सल था। मैंने वेट नहीं किया, मैं सीधा घर चला गया। सोफिया पहले से ही वहां थी। जब मैं अंदर गया तो वो और स्नोबॉल दोनों उससे मिलने आए। उसे वहां देखकर मैं मुस्कुराया। शायद ये वो बांड था जो हमने दूसरी जिंदगी में शेयर किया था। लेकिन अब जब भी मैं उसे देखता था तो मुझे लगता था कि ये कुछ रेयर है और इसे संभाल कर रखना चाहिए। मेरी स्माइल पर सोफिया ने पलकें झपकाई।
वो मेरे उस कोल्ड और अलग वर्जन की आदि थी। आजकल ये सारी वार्मथ उसे बार बार कॉट ऑफ गार्ड कर रही थी। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जल्दी आ गई, चलो स्टडी में चलते हैं। मैंने उसे ऊपर जाने दिया। मुझे आज क्लास में बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगा तुम हेल्प कर सकोगी। हम स्टडी में बैठ गए। मेरे बगल में वो सीट हमेशा एला की हुआ करती थी, लेकिन अगर वो यहाँ बैठती भी है तो वो मुझे कभी सीरियसली नहीं पढ़ाती। वो तो यही कहती कि मैं उसका वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। सोफिया मेरे बगल में बैठी और उसने 2 प्रैक्टिस टेस्ट निकाले। वो देखना चाहती थी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। मैंने उन्हें ध्यान से किया और उसे सौंप दिया। सोफिया ने उन्हें चुपचाप देखा। मैं अनकंफर्टेबली शिफ्ट हुआ। सॉरी, मैं सच में होपलेस हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, सोफिया ने कहा। तुम्हारी पढ़ाई की अप्रोच पर काम करने की जरूरत है। मैं बेसिक से शुरू करती हूँ। क्या ये ठीक है? मैंने सिर हिलाया। जब सोफिया पढ़ाती है तो वो पूरे वक्त अपना सिर नीचे रखती है, कभी मेरी तरफ नहीं देखती और बहुत अर्नेस्ट होकर लेक्चर देती है। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशंस मेरे सुने हुए किसी भी चीज से कहीं ज्यादा क्लियर थीं। जो चीजें मुझे महीनों से समझ नहीं आ रही थीं, उसके समझाते ही अचानक से समझ में आ गई। सोफिया काफी देर से पढ़ा रही थी। उसे प्यास लगने लगी थी। जब उसने आखिरकार ऊपर देखा तो उसने मुझे घूरते हुए पकड़ लिया। उसने थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस होते हुए घूंट भरा और वापस पेपर की तरफ देखने लगी। क्या कुछ गलत है? क्या तुम्हें कोई सवाल पूछना है? मैं बस सोच रहा था, तुम मेरे साथ इतनी पेशेंट हो, लेकिन अपने फोन पर तुम पूरी तरह से कोल्ड हो। कुल मिलाकर 2 शब्द। क्या ये एला वाले मामले की वजह से है? क्या तुम मुझसे अपसेट हो? नो, सोफिया ने कहा। कल फैमिली घर आई थी, मैं बिजी थी और सुबह तक तुम्हारा मैसेज नहीं देखा। जब तक मैंने देखा तब तक सुबह हो चुकी थी। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे किसी भी वक्त कॉल कर लेना। हम पढ़ाई में डूबे हुए थे। जब मेरा फोन बजा, मैंने उठाया। एला की आवाज आई, जैक, तुम ये क्या कर रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? उसकी एक्यूजेटरी टोन। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि मैंने क्या किया है। तुमने मेरा सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। मैंने सोफिया की तरफ देखा। छिपाने का कोई फायदा नहीं था। मैंने सीधे कहा, मैं कल तुम बताया था ना कि तुम्हें निकाल दिया गया है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास अब मेरे घर में रहने का कोई रीजन नहीं है। मैं बीच सेशन में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैंने फोन काट दिया। एला दरवाजे पर खड़ी थी, बाहर पड़े अपने बैग्स को घूर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सच में ऐसा कर दिया है। मैं सच में उसे बाहर निकाल रहा था। मैंने फोन नीचे रखा। चलो आगे बढ़ते हैं। सोफिया ने धीरे से रिप्लाई किया और कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट बाद स्टडी का दरवाजा जोर से खुला। एला वहां खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उसकी नजरें मुझ पर और सोफिया पर घूमी। उसकी नजरों में कंटेम्प्ट की एक झलक थी। उसे यहां देखकर मैं खड़ा हुआ और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे लगा था तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। मुझे लगा था मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, और अब तुम ही हो जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। एला आगे बढ़ी। उसकी आवाज तेज थी। क्या तुम्हें मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट करने में मजा आ रहा है? सोफिया इंस्टिंक्टिवली खड़ी हो गई और मेरे सामने आ गई। तुम्हें ह्यूमिलिएट कर रहा हूं? एला को इतना गुस्से में देखकर मैंने रिटॉर्ट किया, मुझे लगता है तुम उल्टा समझ रही हो। मैंने तुम्हें ह्यूमिलिएट कैसे किया? एला, मैं हूं जिसे ह्यूमिलिएट किया गया है। मैंने तुम्हारी जिंदगी की हर चीज का खर्चा उठाया, और जबकि तुम और रायन इनसेपरेबल थे, मैं हायर्ड हेल्प की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था, तुम दोनों को सर्व करता था, हर दिन तुम्हारी कोल्डनेस बर्दाश्त करता था। तुम उसे ह्यूमिलिएशन नहीं कहती? मैंने जो कुछ भी किया था वो बस अपनी चीजें वापस लेना था, और वो इसे ह्यूमिलिएशन कह रही थी। एला के होंठ भिंच गए। ये मत सोचना कि किसी को यहाँ लाने से मुझ पर कोई प्रेशर पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। वो जाने के लिए मुड़ी और सीधा दरवाजे से टकरा गई। मैंने खिड़की खोली। आवाज नीचे तक जा रही थी। मैंने उसे नीचे आते, अपने बैग उठाते और बिना पीछे मुड़े जाते हुए देखा। क्लीन एग्जिट। एला मेरे सामने हमेशा प्राउड रही थी। गरीब फैमिली लेकिन स्पाइन स्टील की। मैंने उसे चाहे कितना भी क्यों ना दिया हो, वो पैसों के लिए कभी नहीं झुकी थी। यही बात थी जो मुझे कभी उसमें पसंद आई थी। अब ये सब बस बेतुका लग रहा था। सोफिया ने कमरे के दूसरे कोने से मेरी तरफ देखा। जैक। मैं मुड़ा। वो अभी भी वहीं थी। सॉरी, चलो आगे पढ़ते हैं। सोफिया ने मेरी तरफ देखा। शायद मुझे जाना चाहिए। तुम अभी ठीक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, सच में। मैं बस उन बेवकूफ़ी भरी चीजों के बारे में सोच रहा था जो मैं पहले किया करता था। ये एला के बारे में नहीं है। एला को जाते हुए देखकर असल में मुझे हल्का फील हो रहा था। कम से कम अब मुझे इस बात का डर नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एला से दूर। इस बार मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। मेरा भी वही हाल नहीं होगा। तो मैं चलती हूँ, सोफिया ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। सोफिया फ्रीज हो गई। वो मुड़ी और मेरी तरफ देखा। क्या बात है? मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं देख सकता था कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी। हर बार जब एला आती थी और वो बातें कहती थी जो उसने अभी कही, तो सोफिया चुपचाप मुझसे दूर होने लगती थी। एला के साथ मेरी क्लोजनेस ऑब्वियस थी। मैंने कभी नहीं छुपाया था कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूं। सबको इंक्लूडिंग सोफिया लगता था कि मैं एला के प्यार में हूं,
और ईमानदारी से कहूँ तो मैं था। अगर मेरी पास्ट लाइफ में वो बुरा अंत नहीं होता तो शायद मैं कभी नहीं जागता। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ देखा। क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? मैं डिनर के लिए इंपीरियल व्यू होटल जाना चाहता हूँ। चलोगी? वहां का खाना एक्सेप्शनल था। एक पास्ट लाइफ जिसमें मैं आधा भूखा ही रहा था। मैं बस अच्छा खाना चाहता था। पहले मैं बिना किसी हेजिटेशन के एला को ले जाता। अब वो आखिरी इंसान थी जिसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता था। सोफिया वो मैच थी जो मेरे पिता ने मेरे लिए अरेंज किया था। जब तक मैं इसे खराब नहीं करता, वो शायद ग्रेजुएशन के बाद मेरी वाइफ बन जाती। मुझे पहले अपने पिता से नफरत होती थी कि उन्होंने मुझसे पूछे बिना ये अरेंजमेंट किया, लेकिन अब इसे देखूं तो वो एला जितनी खूबसूरत थी और उससे भी बढ़कर उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उसने मुझे चुना। अगर कुछ था तो मैं ही लकी था। तुम उसके साथ नहीं जा रहे हो, सोफिया ने कहा। उसका मतलब एला से था। तो तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ रहूं? मैं पूछा। तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दूं? ऑफ कोर्स नॉट, सोफिया ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा। तो फिर तय रहा, सैटरडे को मिलते हैं। सैटरडे दोपहर। मैं थोड़ा लेट पहुंचा। एंट्रेंस पर मुझे बहुत से जाने पहचाने चेहरे दिखे। सब ड्रेस्ड अप थे और अपने बेस्ट लुक में थे। बीआरई की नजर सबसे पहले मुझ पर पड़ी और वो हंस पड़ी। जैक, तुमने आखिरकार अपना चेहरा यहाँ दिखाई दिया। मैंने फ्राउन किया। मैं क्यों नहीं आ सकता? यहाँ का ओनर मेरे पिता का क्लोज फ्रेंड है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। मुझे एक रीजन दो कि मुझे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। ब्री ने नोट किया। एला ने पूरे हफ्ते तुम्हें एक पल का भी वक्त नहीं दिया और अब तुम उसकी बर्थडे पार्टी में मुंह उठाए आ गए। कितनी हिम्मत है। एला का बर्थडे, राइट, वो आज था। मैं पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई पर इतना फोकस कर रहा था कि ये बात मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी। अगर उन्होंने जिक्र नहीं किया होता तो शायद मुझे याद भी नहीं आता। मैंने पहले ही होटल के साथ अरेंजमेंट्स कर लिए थे। ये एला का 18वां बर्थडे था। पिछले साल मैंने यहाँ उसके लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा था। सबने हफ्तों तक इसके बारे में बात की थी, लेकिन उसी दिन मुझे एला और रायन के बारे में पता चला था। मैंने उसे कंफर्म किया था और वो पूरी तरह से अनअपोलोजेटिक थी। रायन और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमें साथ क्यों नहीं होना चाहिए? जैक, क्या तुम मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर सकते हो? मैंने गुस्से में उससे बात करना बंद कर दिया था। हम पूरे 2 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और फिर मैंने ही पहले हार मानकर माफी मांगी थी। उस बर्थडे के बाद से वो दोनों मेरे सामने ही और भी बोल्ड हो गए थे। आखिरकार मैंने उससे मेरे साथ रहने और मुझसे शादी करने की भीख मांगी थी। मैं इस हद तक चला गया था कि मैंने वो कंपनी भी उसके नाम कर दी थी जो मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी थी। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। अब यहाँ खड़े होकर भीड़ को एंजॉय करते हुए देख रहा हूँ। मुझे इनमें से किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सब मेरे द्वारा अरेंज किया गया था। ये सब मेरे खर्चे पर था। और अब जब मैंने एला को कट ऑफ कर दिया था, तब भी वो सबको यहाँ लेकर आई थी ताकि पानी की तरह पैसे बहा सके। मैं सच में क्यूरियस था कि वो ये बिल कैसे संभालने वाली है। मैंने उन ताने मारने वालों को इग्नोर किया और सीधा एलिवेटर की तरफ चल दिया। सोफिया के साथ मेरी टेबल पहले ही रिजर्व थी। मुझे लगा कि क्या वो आ गई होगी। एलिवेटर खुला। एला वहीं थी, रायन के साथ गहरी बातचीत में डूबी हुई। जब तक कि उसने मुझे नहीं देखा, उसकी नजरें तुरंत मुझ पर लॉक हो गईं। वो मुस्कुराई। मुझे पता था तुम आओगे और तुम आ ही गए। वो एक हल्की सी स्मगनेस के साथ मेरी तरफ बढ़ी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आ रहे हो? ये मत सोचना कि यहाँ आने का मतलब है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं अभी भी गुस्से में हूँ जैक। हर बार वो अपने गुस्से को एक पट्टे की तरह इस्तेमाल करती थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे होठों के कोने ऊपर उठ गए। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? क्या तुम यहाँ मेरे बर्थडे के लिए नहीं आए हो? एला ने कहा। मैं यहाँ तुम्हारे बर्थडे के लिए क्यों आऊंगा? तुमने तो मुझे इनवाइट भी नहीं किया था। तुम्हारे पास लोगों की पूरी भीड़ है। तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी, इसका क्या मतलब है? एला ने मुझे घूरा, इरिटेटेड होते हुए। अभी गेम्स खेल रहा है। उसने सोचा अपने बर्थडे पर मुझसे झगड़ा कर रहा है सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। तभी रेस्टोरेंट मैनेजर वहां आया। यंग मास्टर जैक, मैंने सोफिया के बारे में पूछा। मैनेजर ने सिर हिलाया। वो पहले ही यहाँ है, प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। लेकिन मैनेजर रास्ता दिखाने के लिए मुड़ा। एला ठीक मेरे पीछे आई। जैक, क्या तुम्हारा ये नाटक खत्म हो गया? मुझे अभी भी सोफिया को ढूंढते हुए देखकर? बस इतना है कि वो बहुत अच्छे स्वभाव की है। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं कोई सीन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तुम कर रही हो। तुमने मुझे अपने पीछे पीछे घूमना बंद करने को कहा था। कहा था कि मैं अनोइंग हूँ। अब मैंने बंद कर दिया है। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है, मैंने कहा, रायन की तरफ देखते हुए, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे पीछे आना चाहता हो। लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल लिया। रायन ने एला को पहले कभी इस तरह से मेरे पास आते नहीं देखा था। ऑफ कोर्स मैं अच्छे से जानता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे खोना नहीं चाहती। ये मेरी जेब का पैसा है जो वो खोना नहीं चाहती। उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया, फिर भी मैंने उसे जो कुछ भी दिया उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो मुंह से ना कहती थी, फिर स्माइल के साथ उसे ले लेती। अब जब मैं पीछे हट रहा हूं तो वो पैनिक कर रही है। आखिरकार वो इतने लंबे वक्त से इस बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रही है। वो अब इसे बर्बाद नहीं होने दे सकती।
एला कहती है, अगर ये मेरे और रायन के बारे में है तो मैं उससे दूरी बनाकर रख सकती हूँ। तो क्या प्लीज तुम प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर सकते हो? पहली बार वो पीछे हट रही है। यही बात मुझे बताती है कि ये पार्टी उसके लिए क्या मायने रखती है। फिर से सोचूं तो अगर उसे अपीयरेंसेस की परवाह नहीं होती तो उसने स्कूल में वो रिच गर्ल वाली इमेज कभी नहीं बनाई होती, और वो यकीनन स्कूल के आधे लोगों को अपने बर्थडे पर इनवाइट नहीं करती। तो आखिरकार वो बुरा दिखने से डरती है। मैंने एला को कोल्ड अनटचेबल क्वीन प्ले करते देखा है। उसे एक बर्थडे पार्टी के लिए इस तरह झुकते हुए देखना बिल्कुल अलग बात है। मुझे ये काफी एंटरटेनिंग लग रहा है। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। राइट, तुम्हारा बर्थडे है, हम किसी का मजाक किरकिरा नहीं करना चाहेंगे, है ना? मैं मैनेजर की तरफ मुड़ता हूँ। मैंने यहाँ रिजर्वेशन किया था जेड हॉल एला के नाम पर। मैनेजर अपने रिकॉर्ड्स चेक करती है। यस, बिल्कुल सही, यंग मास्टर जैक। चूंकि आज उसका बर्थडे है तो उसे हॉल यूज करने दो। मैं वापस एला की तरफ देखता हूँ। ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। मेरे स्टैंड को थोड़ा नरम पड़ते देख एला राहत की सांस लेती है। वो मेरी तरफ देखती है और कहती है, तो ये सब सिर्फ मुझे और रायन को अलग करने के लिए था। तुम हमें एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम किसके साथ हो। एला, थोड़ा वक्त दो, तुम समझ जाओगी। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मैनेजर चुपचाप साइड में खड़ी है। मेरे शब्द एला की बची खुची डिग्निटी भी छीनते हैं। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, वो झल्लाकर कहती है और बिना पीछे मुड़े चली जाती है। मैनेजर मेरी तरफ देखती है। मैं अभी जेड हॉल तैयार करवाती हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ। एक बात और, जब तक वो खुद बिल सेटल नहीं कर देती कोई बाहर नहीं जाएगा, एक भी इंसान नहीं। अंडरस्टूड यंग मास्टर जैक। सब कुछ ऑर्डर में होने के बाद मैं सोफिया को ढूंढने जाता हूँ। एला वापस रायन के पास जाती है। रायन उसका डार्क एक्सप्रेशन देखता है। कैसा रहा? तुम दोनों ने क्या बात की? बताने लायक कुछ भी नहीं, एला कहती है। वो रायन की तरफ देखती है, हमेशा की तरह स्टेडी, जेंटल, अटेंटिव, जैसे वो जैक के लिए रायन से कभी ब्रेकअप कर लेगी। सपने देखते रहो, एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए फिर वो जैक को पूरी तरह से कट ऑफ कर देगी। एक पोलाइट स्माइल तक नहीं देगी। सोफिया आज अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है। उसने एक ड्रेस पहनी है। स्टाइल सिंपल है लेकिन उस पर ये एक एफर्टलेस एलिगेंस कैरी कर रहा है। जब मैं अंदर जाता हूँ तो वो मेन्यू देखने में मगन है। वो मेरी आवाज सुनती है और ऊपर देखती है। हमारी नजरें मिलती हैं। मैं स्माइल करता हूँ। काफी देर से वेट कर रही हो? नो, मैं भी बस अभी आई हूँ। सोफिया मुझे एक पल के लिए घूरती है। मैं आज एक सिंपल टी शर्ट में हूँ, ब्राइट और इजी लुकिंग। हालांकि मैं थोड़ा पतला हूँ। मैं नेचुरली उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। सोफिया को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी पास बैठूंगा। वो थोड़ी स्टिफ हो जाती है। वहां और भी बहुत सी सीट्स हैं। मैं उसकी डिस्कम्फर्ट नोटिस नहीं करता। क्या तुमने अभी तक ऑर्डर किया? अभी नहीं, अभी देख ही रही हूँ। मुझे देखने दो। मैं उसकी तरफ झुकता हूँ, उसी के साथ मेन्यू पढ़ते हुए। सोफिया अब मेन्यू पर फोकस नहीं कर पाती। उसका ध्यान बार बार मेरी तरफ जा रहा है। मैं जो भी शैम्पू यूज करता हूँ उसकी खुशबू अच्छी, क्लीन और फ्रेश है, बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग नहीं। मैं कुछ बोल्ड और हैवी खाने के मूड में हूँ। ये उस तरह का खाना है जो तुम्हें जिंदा होने का एहसास कराता है। बीमारी के वो दिन, कभी पेट भर खाना नहीं मिला, कभी ठीक से गर्मी नहीं मिली, कभी सो नहीं पाया, वो दिन प्योर टॉर्चर थे। अभी भी दोबारा जन्म लेने के बाद भी मुझे कभी कभी सपने आते हैं कि मैं वापस उसी जिंदगी में हूँ। खाना तीखा है। मैं अपने हाथ से अपने मुंह को हवा करता हूँ। मैं वाटरमेलन जूस की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ और एक घूंट लेता हूँ। सोफिया पूछती है, क्या तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है? इट्स फाइन। मैं ऊपर उसकी तरफ देखता हूँ। तुम्हें? मुझे भी, वो साथ देते हुए कहती है। वो अपने चॉपस्टिक्स उठाती है और खुद खाना सर्व करती है। हम एक प्राइवेट रूम में हैं। एक सर्वर चुपचाप पास खड़ा है। थोड़ी देर बाद इंपीरियल व्यू होटल के ओनर अंदर आते हैं। उनका नाम माइल्स है। मैं उन्हें पोलाइटली ग्रीट करता हूँ। अंकल माइल्स। माइल्स स्माइल के साथ मेरी तरफ देखते हैं। जैक, तुम भी यहाँ हो। उनके कहने के तरीके से मुझे समझ आ जाता है कि वो मेरे लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल वैसे ही वो सीधा सोफिया की तरफ जाते हैं। मिस सोफिया, वो रेस्पेक्टफुली कहते हैं, हमारे होटल में आपका स्वागत है। अगर किसी भी चीज की कमी लगे तो बेझिझक मुझे बताइएगा। वो जानते हैं कि सोफिया कौन है क्योंकि उनके मेरे पिता के साथ क्लोज टाइज है। ज्यादातर लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि वो असल में कौन है। किसी को नहीं पता कि कैपिटल की सोफिया फैमिली की सबसे छोटी बेटी चुपचाप इस शहर में रह रही है। सोफिया बस एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट देती है और वापस खाने लगती है। वो कितनी कोल्ड है। मुझे हमेशा लगता था कि वो वार्म है। अब उसे देखकर मुझे रियलाइज होता है कि सोफिया को बस लोगों से बात करना पसंद नहीं है। माइल्स एक पल वहां खड़े रहते हैं, खुद उसके लिए पानी डालते हैं। वो कुछ नहीं कहती। एक कीप योर डिस्टेंस वाली एनर्जी पूरे रूम में भर जाती है। आखिरकार माइल्स सिचुएशन समझते हैं और कहते हैं, मैं आप दोनों को अपना मील एंजॉय करने देता हूँ। टेक योर टाइम। अंकल माइल्स, रुकिए। मैं उन्हें अपनी आवाज से रोकता हूँ। वो चलते चलते रुक जाते हैं, फिर वापस मुड़ते हैं। यंग मास्टर जैक, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? उनकी स्माइल वार्म और जेन्युइन है। वो ऐसे इंसान हैं जिन्हें आप पसंद किए बिना नहीं रह सकते।
यही रीजन है कि मेरे मन में हमेशा उनकी एक अच्छी इमेज रही है। लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है तो मेरी पिछली जिंदगी में एला की बर्थडे पार्टी के ठीक 3 दिन बाद इंपीरियल व्यू होटल में आग लग गई थी। किचन का फायर सप्रेशन सिस्टम इनएडिक्वेट था और जब आग लगी तो एक्सटिंग्विशर्स पूरी तरह से यूजलेस थे। आग में कई जानें भी गईं। इंपीरियल व्यू शहर का सबसे बेहतरीन होटल हुआ करता था। उसके बाद ये कभी रिकवर नहीं कर पाया। सुना था कि इस सदमे से माइल्स बहुत बीमार पड़ गए थे। मैं उनकी तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, क्या आपके होटल का फायर सेफ्टी सिस्टम अच्छी हालत में है? माइल्स मेरी तरफ कॉट ऑफ गार्ड होकर देखते हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड सवाल है मास्टर जैक, बस एक फीलिंग है। किसी से इसे ठीक से चेक करवा लेना बेहतर होगा, खास तौर पर किचन। रेस्ट अश्योर्ड, माइल्स कहते हैं, हमारी फायर सेफ्टी टॉप नॉच है। हम अपने गेस्ट्स की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं उनसे नजरें मिलाता हूँ। अंकल माइल्स, आप खुद जाकर चेक क्यों नहीं कर लेते? मेरी इस जिद से उनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलक जाती है। वो मुझे घूरते हैं। यंग मास्टर जैक, आप असल में कहना क्या चाहते हैं? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? आपके पिता और मैं पुराने दोस्त हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं ईमानदारी से बिजनेस करता हूँ। ये एक पर्सनल स्लाइड जैसा लगता है। मेरी उम्र उनके बेटे के करीब है। उनकी नजरों में मैं बस एक बच्चा हूं जिसे कुछ पता नहीं है। सोफिया बोलती है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो एक बार चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब से माइल्स अंदर आए हैं उसने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा है। जब वो उससे बात करते हैं तो वो छोटे छोटे जवाब देती है, और फिर भी अभी भी उन कुछ शब्दों का वजन है। माइल्स उसकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं कि उसकी बात मान लेते हैं। ऑल राइट, मैं अभी जाता हूँ। सोफिया पूरी तरह से कंपोज्ड है और उसका बैकग्राउंड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो लगभग मेरी उम्र की है, फिर भी पता नहीं कैसे उसके शब्दों में वो वजन है जो मेरे शब्दों में नहीं है। माइल्स के जाने के बाद मैं सोफिया की तरफ हैरानी से देखता हूँ। तुमने मेरी हेल्प क्यों की? मैं पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन सोफिया के पर्सपेक्टिव से उसके पास इन सब बातों पर यकीन करने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। सोफिया मेरी तरफ देखती है। तुमने आवाज उठाई। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बैक करूंगी। क्या हो अगर मैं बस ऐसे ही कुछ भी बना रहा हूं तो क्या? सोफिया कहती है, अगर कुछ नहीं भी है तो इसमें उनका जाएगा ही क्या, बस किचन तक का एक राउंड। वो ये सब बहुत शांति से कहती है, लेकिन उसे देखकर मुझे अपने अंदर एक वार्मथ फील होती है, जैसे कोई सच में मुझ पर यकीन कर रहा हो। मैं अपने डायग्नोसिस के दिन के बारे में सोचता हूँ। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं एक विक्टिम हूँ। सबने कहा कि ये मेरी खुद की लापरवाही थी। अगर मैंने लापरवाही की होती तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता। सबने मुझ पर उंगलियां उठाई। सबने मुझे नफरत की नजरों से देखा। वक्त के साथ मैं खुद से भी नफरत करने लगा। लेकिन वो एला थी जिसने ये सब अरेंज किया था। किसी ने जानबूझकर उसके कहने पर मुझ पर एक कंटामिनेटेड सुई का इस्तेमाल किया था। ये सब इसलिए ताकि उसके पास शादी से इनकार करने का एक बहाना हो। सिर्फ वही इंसान जिसने जाल बिछाया हो जानता है कि आप सच में कितने इनोसेंट हैं। सोफिया और मैं आराम से अपना मील एंजॉय करते हैं। जब खाना खत्म हो जाता है तो हम जाते नहीं हैं, हम डिजर्ट ऑर्डर करते हैं। मैं अपना होमवर्क भी साथ लाया था और टेबल पर बैठकर उसे करता हूँ। सोफिया मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में गाइड करती है। हम शाम तक बात करते हैं। जब एला की बर्थडे पार्टी खत्म होती है और गेस्ट जाने लगते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है। एला ने बिल सेटल नहीं किया है। एला मुझे कॉल करती है, मैं रिंग बजने देता हूँ। सोफिया मेरे बगल से देखती है। तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे पता है कि कौन है। मैं उसे फिर से रिंग होने देता हूँ। 2 और कॉल्स के बाद मैं पिक करता हूँ। जैक, ये सब क्या है? फोन की दूसरी तरफ एला की आवाज गुस्से से भरी है। वो जितना गुस्सा होती है मुझे उतना ही हल्का फील होता है। मैंने कहा है कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी का कर्ज अभी भी चुकाना बाकी है, वरना मैं इसे कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं स्माइल करता हूँ। एला, ये सब क्या है? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? यहाँ आओ और बिल पे करो। एला दांत पीसते हुए कहती है, इसे और बुरा मत बनाओ। उसने प्लान किया था कि आज रात यहाँ से चली जाएगी और फिर कभी मुझसे बात नहीं करेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अब वो पे नहीं कर सकती और हर एक इंसान वहां फंसा हुआ है। सब उसे देख रहे हैं। ये अजीब बात है। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं था। मैं तुम्हारा बिल क्यों पे करूंगा? सबके साथ स्प्लिट क्यों नहीं कर लेती? मुझे यकीन है कि वो सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देंगे। वो सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, हमेशा साथ में खाना खाने जाते हैं। मैं पहले एला को महीने के 1 लाख से भी ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए देता था। वो इसे ऐसे लेती थी जैसे ये उसका हक हो। उसके दिमाग में ये बस ट्यूटरिंग की पेमेंट थी। सब बिल्कुल फेयर था। वो इन पैसों के मामले में काफी जेनरस भी थी। हमेशा लोगों को मील्स पर ट्रीट करती थी। सबको लगता था कि वो बहुत अमीर है और उसी हिसाब से उसके आसपास मंडराते थे। लेकिन इसका एक एक सिक्का मेरा था। एला कहती है, जैक, क्या सच में ऐसा होना जरूरी है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस इतना बता दो कि तुम्हें आकर पे करने के लिए क्या चाहिए। वेल, मैं कहता हूँ, अगर तुम किसी से फेवर मांग रही हो तो तुम्हारे बात करने के तरीके से वो लगना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता? मुझे फोन की दूसरी तरफ उसकी एक तेज सांस सुनाई देती है। मैं अब उसका लैपडॉग नहीं हूँ। ऑफ कोर्स वो गुस्से में है। मैं स्माइल करता हूँ, विलिंग नहीं हो।
ऑलराइट देन, मैं फोन रख रहा हूँ प्लीज। एला दांत भींच कर कहती है। उसकी उंगलियां फोन पर टाइट हैं। होटल स्टाफ ने उन सबको दरवाजे पर रोक रखा है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं फोन रखता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ, मैं सोफिया से कहता हूँ। मैं जेड हॉल की तरफ जाता हूँ। पार्टी के सारे क्लासमेट्स अभी भी अंदर ही हैं। उनमें से कोई भी बाहर नहीं जा पाया है। हर किसी की नजर एला पर टिकी है, उसके पे करने का वेट कर रही है। एटमॉस्फेयर बहुत ही ऑकवर्ड है। एला के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो वहां सबकी नजरों के सामने खड़ी है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, मैनेजर पास आती है। यंग मास्टर जैक, वो पोलाइटली कहती है। मैं आसपास भीड़ को देखता हूँ, सब ड्रेस्ड अप और अपने बेस्ट लुक में। आज दोपहर इन्होंने मुझे नीचा दिखाया था। अब वही भीड़ दरवाजे से बाहर कदम रखने तक की भी हैसियत नहीं रखती। अनपेड बिल के साथ फंसे होने से ज्यादा हम्बलिंग और कुछ नहीं है। मैं स्माइल करता हूँ। क्या हो रहा है? क्या ये एक बर्थडे पार्टी नहीं होनी चाहिए? कोई बहुत खुश नहीं लग रहा है। मैं जानबूझकर एला की तरफ देखता हूँ। उसका एक्सप्रेशन किसी भी और से ज्यादा डार्क है। रायन साइड में खड़ा है, साफ तौर पर उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैनेजर एक्सप्लेन करती है, मिस एला ने बिल सेटल नहीं किया है। मैंने बस इतना कहा है कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता सब यहीं रुके। मैं हाथ हिलाता हूँ। बस इतनी सी बात है, इसका इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे क्लासमेट्स हैं। आज रात का बिल मैं कवर करूंगा। मैं अपना कार्ड मैनेजर को देता हूँ। वो उसे लेती है और पेमेंट प्रोसेस करती है। लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं, वो बदल जाता है। कॉम्प्लिकेटेड, अनसर्टेन। बर्थडे पार्टी तो एला की है और फिर भी पे जैक कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है? क्या वो अपनी खुद की पार्टी के लिए पे नहीं कर सकती? एला को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस होता है। वो मुझे घूरती है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो इतनी खुशी खुशी यहाँ आया था। ये शुरू से ही उसका प्लान था, उसे ह्यूमिलिएट करना, सबको ये दिखाना कि वो कंगाल है, कि वो पैसों के लिए उस पर डिपेंड करती है। वो चुपचाप बिना कुछ कहे भी बिल सेटल कर सकता था। इसके बजाय वो इसका तमाशा बना रहा है, सबके सामने अपना कार्ड स्वाइप कर रहा है। ये लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका है। एक पल बाद मैनेजर वापस आती है, मुझे रसीद के साथ कार्ड वापस करते हुए। डन, यंग मास्टर जैक, ये रहा बिल। मैं टोटल की तरफ एक नजर डालता हूँ, फिर मैं जानबूझकर इसे जोर से पढ़ता हूँ। 8,60,000। हैप्पी बर्थडे एला। चूंकि ये तुम्हारा स्पेशल दिन है, मैं इसे कवर कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं रायन की तरफ देखता हूँ। वो ठीक मेरे बगल में खड़ा है और उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है। रुको, एला का सारा पैसा जैक के पास से आता था? क्या वो किसी अमीर फैमिली से नहीं थी? उनके सामने जो सीन चल रहा है, वो वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर एक तमाचा है। ब्री आगे आती है और मेरा सामना करती है। जैक, ये कैसा मजाक है? सिर्फ इसलिए कि एला का पैसा तुम्हारे हाथों से होकर गुजरता है, वो तुम्हारा नहीं हो जाता। तुम बस हाउसकीपर के बेटे हो जो उसके लिए पैसा संभाल रहे हो। आखिर तुम किस बात को लेकर इतने स्मग हो? तुम्हारी फैमिली हेल्प को अपना पैसा मैनेज करने देती है? मैं ब्री की तरफ देखता हूँ और स्माइल करता हूँ। चूंकि तुमने बात छेड़ी ही है तो बता दूं कि मैं हाउसकीपर का बेटा नहीं हूं। मैं रिकॉर्ड सीधा कर दूं, मैं नहीं हूं। उसके पिता मेरी फैमिली के ड्राइवर थे। उन्होंने मुझे स्कूल के गेट पर छोड़ दिया था ताकि वो एलेन और रायन को ड्राइव कर सके। उन्हें निकाल दिया गया है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद एला से पूछ लो। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूं। तुम क्या कहती हो एला? वो मुझे घूरती है। उसकी आंखें कड़वी रेजिग्नेशन से भरी हैं। उसने अपनी जिंदगी में कभी एक बार भी, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, इतना ह्यूमिलिएट फील नहीं किया था। और अब हर कोई उसे टूटते हुए देख रहा है। लेकिन वो एक शब्द नहीं कह सकती क्योंकि इस बात का पूरा चांस है कि वो अपना पैसा वापस ले ले और उसे वहीं फंसा छोड़ दे। वो मुझे इग्नोर करती है और बाहर चली जाती है। रायन ये सब देखता है, फिर उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। ये पूरा सीन अनबेरेबल है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। हालांकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ड्राइवर की बेटी है, तो फिर वो इतने वक्त से अमीर होने का नाटक क्यों कर रही थी? एक बार जब वो दोनों चले जाते हैं, मैं कमरे में मौजूद बाकी सब लोगों की तरफ देखता हूँ। यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं है। आप सब जाने के लिए आजाद हैं। घर जाते वक्त अपना ख्याल रखना। देर हो रही है। एक एक करके वो जेड हॉल से बाहर निकलते हैं। मैं उन्हें जाते हुए देखता हूँ, फिर खुद बाहर निकलता हूँ। मैनेजर मुझे एग्जिट की तरफ छोड़ने आती है। वो मुझे एलिवेटर तक छोड़ती है। सोफिया ठीक उसी वक्त पहुंचती है। हम एक साथ एलिवेटर में कदम रखते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, वो भी कुछ नहीं कहती। मैंने वहां सबके सामने रिकॉर्ड सीधा कर दिया, लेकिन मुझे ये सब करके कुछ खास अच्छा फील नहीं हो रहा है। उस सब के मुकाबले जो मैंने सहा था, मैंने अभी एला के साथ जो किया, वो उस हिसाब का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है जो मुझे चुकता करना है। सोफिया मेरी खामोशी को नोटिस करती है। वो इसे डिस्टर्ब नहीं करती। हम लॉबी में पहुंचते हैं और माइल्स वहां है। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ती है, वो सीधे मेरे पास आते हैं। इस बार वो सोफिया को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। अंकल माइल्स, मैं पोलाइटली कहता हूँ। माइल्स मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं। जैक, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। अगर तुम नहीं होते तो ये होटल बर्बाद हो गया होता। मैं अभी खुद जाकर चेक करके आया हूं। हर जगह सीरियस प्रॉब्लम्स थी।
ये मेरे कजिन की लापरवाही थी, मैंने उसे पहले ही घर भेज दिया है। मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था। माइल्स मुझे क्यूरियस लुक देते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि वहां कोई प्रॉब्लम थी? ये सवाल मुझे कॉट ऑफ गार्ड कर देता है। मैं कोई बहाना सोचने लगता हूँ। मुझे कल रात इसके बारे में सपना आया था। माइल्स जोर से हंस पड़ते हैं। ऑलराइट, मैं और नहीं पूछूंगा। ओह, मैंने आप दोनों के लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार करवाए हैं। वो एक असिस्टेंट को इशारा करते हैं जो उन्हें लेकर आता है। दो छोटे गिफ्ट बैग्स। थैंक यू। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह देना। वो ये बात सच में कह रहे हैं। माइल्स हमें दरवाजे तक छोड़ते हैं। सोफिया की कार पहले से ही वेट कर रही है। मैं अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ और खिड़की से बाहर देखता हूँ। इस वक्त सड़कों पर शांति है, हालांकि अभी भी काफी कारें सड़क पर हैं। लाइट ट्रैफिक। मुझे याद है कि हम आमतौर पर कितनी बातें करते हैं, लेकिन आज रात हम में से कोई एक शब्द नहीं कहता। सोफिया मुझ पर दबाव नहीं डालती, लेकिन वो सोच रही है कि मुझे किसी तरह इंपीरियल व्यू के फायर हैजर्ड के बारे में कैसे पता चला। किसी भी लॉजिक से मुझे उसके होटल के बारे में उससे ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। उसने वो भी सुना है जो जेड हॉल में हुआ था। आज एला का बर्थडे है और फिर भी जैक ने इसे उसके साथ बताया, एला के साथ नहीं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन फिर उसने जानबूझकर एला को सबके सामने ह्यूमिलिएट किया। वो सच में उससे दूर हो चुका है, तो फिर वो अभी इतना खोखला क्यों लग रहा है? सच तो ये है कि उदासी सिर्फ एक पल के लिए रहती है। मुझे पता है कि मुझे दूसरा चांस मिला है, अभी भी सब कुछ बदला जा सकता है। जब तक मैं वही गलतियां नहीं दोहराता, अभी भी वक्त है। आजकल हर दिन कड़ी मेहनत से पढ़ना सच में थका देने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा के लिए सो सकता हूँ। अभी मैं मुश्किल से ही अपनी आंखें खुली रख पा रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं एक तरफ लुढ़क जाता हूँ और सोफिया के कंधे पर सिर रखकर सो जाता हूँ। सोफिया फ्रीज हो जाती है। जब तक वो मेरे घर पहुंचते हैं, सोफिया का हाथ थोड़ा सुन्न हो चुका है। उसने मेरी नींद खुलने के डर से अपनी पोजीशन बदलने की हिम्मत नहीं की। वो पूरे रास्ते वैसे ही बैठी रही। मिस, हम पहुंच गए हैं। सोफिया खिड़की से बाहर देखती है, फिर उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ती है, शांत, पीसफुल। वो मुझे जगाने को लेकर हेजिटेट करती है। ड्राइवर पहले ही बाहर निकल चुका है और दरवाजे के पास वेट कर रहा है। सोफिया अभी भी मुझे नहीं जगाती। मुझे कार रुकने का एहसास होता है और मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, खिड़की से बाहर देखता हूँ। जब मुझे रियलाइज होता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ, तो मैं धीरे से सोफिया की तरफ देखता हूँ। वो बिल्कुल शांत बैठी है, मुझसे नजरें नहीं मिला रही है। मैं धीरे से अपनी गर्दन घोंता हूँ, जो थोड़ी स्टिफ हो गई है, और सीधा बैठ जाता हूँ। हम आ गए। सोफिया एक छोटा सा सिर हिलाती है। तो फिर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुम्हें इसकी जरूरत थी। वो ये बात वैसे ही कहती है जैसे वो हर बात कहती है, चेहरे पर बिल्कुल न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि उसके कानों के सिरे लाल हैं। वो हमेशा मुझे एक रिजर्व्ड इंसान लगी है, लेकिन मैंने इतनी मासूमियत की उम्मीद नहीं की थी। सोफिया। वो अपना नाम सुनती है और मुझसे नजरें मिलाती है। क्या तुम मुझसे डरती हो? नो। तो फिर तुम मेरी तरफ देखने से क्यों बचती हो? जब हम साथ होते हैं तो तुम ऐसा बर्ताव करती हो जैसे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। सोफिया धीरे से खांसती है। मुझे बस किसी के इतने करीब रहने की आदत नहीं है। तुम पहले हो। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता। तो फिर तुमने मुझे हटने के लिए क्यों नहीं कहा? मेरी बातों से उसे कुछ एहसास होता है, जैसे ये साबित करने के लिए कि कंट्रोल उसके हाथ में है। और वो पूछती है, तुम और एला अलग क्यों हुए? मुझे लगा था तुम उसे पसंद करते हो। ये सवाल मुझे कॉट ऑफ गार्ड कर देता है। मैं आगे खाली सड़क को घूरता हूँ। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैं नहीं करता। एक ठहराव। क्या? कुछ नहीं। मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं कार से बाहर निकलता हूँ। उसी वक्त सामने का गेट धीरे से खुलता है। मेरे पिता ओवन दरवाजे पर दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही मेरे अंदर कुछ चमक उठता है। डैड, आप आखिरकार घर आ गए। डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं। ज्यादातर वक्त मैं उस घर में अकेला रहता हूँ। बहुत सारा स्टाफ है, लेकिन